हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में। जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनके ऊपर किस तरीके से टैक्स लगता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम टैक्स किस तरीके से लगता है चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, या फिर किस किस केस में उनको एग्जम्पशंस मिलती हैं। आप प्रैक्टिकली इन एग्जम्पशंस को किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो गाइज, कंप्लीट सीरीज मैंने इस चीज के लिए तैयार की है। इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स रहेंगे। जो हमारे पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का मैंने लिंक आई बटन पे डाल दिया है, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट उसकी देख सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, सीधा का सीधा जो प्रैक्टिकली एक चीज देख लेते हैं किसी की भी वीडियो में प्रैक्टिकली उन्होंने बताया इस तरीके से अप्लाई कर दो, और वो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अप्रूवल नहीं आता। रीजन बिंग, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट पता ही नहीं होते कि किस सेक्शन के अंदर अप्लाई आपको करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन सी एग्जाम्पशंस आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल के तौर पे अच्छे से अपने क्लाइंट को गाइडेंस देना चाहते हैं, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, जब तक आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं पता, प्रैक्टिकली आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आप अपने क्लाइंट को अच्छे से सजेशन भी नहीं दे पाएंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आज सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। ठीक है, तो टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट जब हम स्टार्ट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चैरिटेबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं। ट्रस्ट क्या करते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल। सबसे पहले ध्यान रखिए, चैरिटेबल वर्ड का मीनिंग आपको बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में। चैरिटेबल के अंदर क्या क्या आ जाता है, रिलीफ ऑफ पुअर, पुअर को रिलीफ देने के लिए जो आप काम करते हैं, ये चैरिटेबल के अंदर आएगा। एजुकेशन देते हैं, वो भी चैरिटेबल के अंदर आएगा। योगा, मेडिकल रिलीफ, मेडिकल रिलीफ से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स यानी जो पौराणिक तत्व हो गए। ठीक है, जो पुरातन चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो चैरिटेबल के अंदर आएगा। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, यानी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी आपने काम किया, वो चैरिटेबल के अंदर आएगा। ठीक है, नाउ एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, वो चैरिटेबल नहीं मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी, जब इसके अंदर आपने ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब तक आप एक्टिविटीज कर रहे हो चैरिटेबल से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, तब तक वो एनी अदर पर्पस यूटिलिटी वाली जितनी भी एक्टिविटीज होगी इसको हम चैरिटेबल मानेंगे। लेकिन अगर आपने उसमें बिजनेस की एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर दी तो हम उसको चैरिटेबल नहीं मानेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन जो है, वो एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है, अगर वो जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो टोटल जो आपकी रिसीट्स है उसके 20% से ज्यादा नहीं है तो। ठीक है, अगर वो उसके 20% से ज्यादा नहीं है तो हम इसे क्या मानेंगे जी, चैरिटेबल मानेंगे। फिर से सुनिए, आपकी टोटल रिसिप्ट जो है वो 1 लाख रुपए आई। टोटल रिसिप्ट कितनी आई, 1 लाख रुपए। और बिजनेस से रिलेटेड उसमें से कितनी है, 20,000 रुपए। बिजनेस से रिलेटेड कितनी है, 20,000 रुपीज। तो बाकी के कितने बच गए, 80,000। ठीक है, तो 80,000 हमारे पास क्या है, अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज के हैं, लेकिन 20,000 किसके हैं, बिजनेस के। तो क्या हम इसे चैरिटेबल मानेंगे, जी हाँ मानेंगे। लेकिन अगर 25,000 बिजनेस के हो गए तो नहीं मानेंगे। 15,000 बिजनेस के हो गए और 85,000 नॉन बिजनेस के हो गए, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो गए, तो भी उसे ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट मानेंगे, चैरिटेबल एक्टिविटीज मानेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया। यानी 20% से ज्यादा का पार्ट बिजनेस एक्टिविटीज का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम उन्हें चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर है एवरीवन। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनकम ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है या रिलीजियस ट्रस्ट है, उसकी इनकम कहां काउंट होती है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में। अब सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होने वाली है, कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होने वाली है। सबसे पहले तो कॉर्पस डोनेशन। ठीक है, कॉर्पस डोनेशन हमारे पास कहाँ होता है, लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, जो हमने क्यूमुलेटिव एक अमाउंट हमारा पड़ा हुआ है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो अगर कॉर्पस डोनेशन की हम बात करें, और वो कॉर्पस डोनेशन जो है सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 की टर्म्स में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा।
सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 क्या है ये आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कॉर्पस डोनेशन के तौर पे हमने उसे रखा हुआ है अपने पैसे को, और वो जो पैसा है उसको 11 सबसेक्शन 5 के मोड में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 कहता है, इसमें गवर्नमेंट नोटिफाइड सिक्योरिटीज होती हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसमें अगर इन्वेस्ट किया हुआ है ये पैसा तो आपको इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास टोटल इनकम आई, टोटल इनकम में से 15%, पहली बात तो 15% आपको अलाउड है कि इस 15% को आप लोग अलग से रख सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, लगा लीजिए जैसे सैलरी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना 50,000 की, तो 15% पैसा आप सेट असाइड कर सकते हो। 15% पैसा नहीं भी यूटिलाइज किया, 15% पैसा नहीं भी यूटिलाइज किया तो भी उसकी एग्जम्पशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए विद एग्जाम्पल हम डिस्कस करते चलेंगे हर एक चीज को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डोनेशन आई कितनी, 1,00,000 की। ठीक है, आपने टोटल एक्सपेंस कितने किए, टोटल एक्सपेंस, इसको मैं 1,00,000 कर देती हूँ ढंग से, 80,000 के, 80,000 के आपने एक्सपेंस कर दिए। तो यहाँ पे अलाउड कितना होगा, अलाउड कितना होगा, उससे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, यहां दे दो स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने कितना बोला आप लोगों को, इसका 15%, इस अमाउंट का 15%, 15,000। अब देखिए 15,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो कह रहे हैं इसकी छूट तो मिलेगी ही मिलेगी, ये तो एग्जाम्प्ट है ही है, प्लस इसके साथ जितने एक्सपेंसेस कर दिए कितना हो जाएगा, 95,000 रुपीज। समझ में आ गई मेरी बात। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,00,000 की बजाय होता 2,00,000 रुपीज, और यहाँ पे आपने अप्लाइड किए होते 1,50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की मिलती है आप लोगों को, 15% इसका कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज। 30,000 प्लस में ये 1,50,000 करोगे कितना हो जाएगा, 1,80,000 की आपको छूट मिल जाएगी। क्लियर, तो यानी 15% तो मिलना ही मिलना है। अब एक क्वेश्चन और हमारा इसके ऊपर बन सकता है, 3,00,000 रुपए ले लो। ठीक है, अब 3,00,000 में से आपने 1,70,000, ध्यान से मेरी बात सुनना, 1,70,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन में से कितने की बनती थी, 45,000 की। 45,000 की तो हो मैम, 1,70,000 प्लस में 45,000 कर दो, ये कितना हो गया, 3,15,000 हो गया। इसको हम 270 कर देते हैं, सॉरी हमें यहाँ पे 270 करना था। ठीक है, ये कितना हो गया, ये तो 3,00,000 से भी ज्यादा हो गया, ये हो गया 3,15,000। तो क्या 3,15,000 की एग्जम्पशन मिल जाएगी, नहीं 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 नहीं, ये तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको तब दी गई है अगर आप खर्चा नहीं करते तो। अगर आपने खर्चा कर दिया तो मैक्स टू मैक्स आपको डिडक्शन जो है वो उतने की ही मिलेगी जितना पैसा आपको रिसीव हुआ था। यहाँ मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगी 3,00,000 की, यानी कि आप 85% पूरा खर्च करें या 85 से ज्यादा खर्च करें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। 100 रुपीज डिडक्शन मिली, 15 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 85 बाकी आपको खर्च करना जरूरी है तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी। 85 से ज्यादा खर्च कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 85 से कम खर्च कर दिया तो 85 से जितना कम किया उसका डिडक्शन मिलेगा, जो 85 से जो कम किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, प्लस में 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, और नहीं समझ में आई तो अपना डाउट पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कॉर्पस डोनेशन का। मैंने बता दिया आप लोगों को 15% ग्रॉस इनकम जो है वो आपने सेट असाइड कर देनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी का जो 85% बच गया उसमें से जितना आप लोग खर्च करेंगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वो आपके पास अप्लाइड होना जरूरी है, यानी 85% की आपको डिडक्शन कब मिलेगी, जब वो अप्लाइड हुआ हो। 15% को अप्लाइड करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब देखिए आपको सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ने ये बता दिया कि मैं कब कब मैं आपको डिडक्शन दूंगा, कब कब ये इनकम आपकी एग्जम्प्ट होगी, ये बता दिया। लेकिन उससे रिलेटेड 85% का प्रोविजन आया कि इसको अप्लाइड करना जरूरी है, इसको अप्लाइड करना जरूरी है, ये प्रोविजन आपको बताया गया। अब यहाँ पे हम वो केसेस पढ़ेंगे जहां पे उस 85% ऑफ इनकम को अप्लाइड करना जरूरी नहीं है इन करंट प्रीवियस ईयर।
ध्यान से लाइन समझो मैं क्या कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि 85% को अप्लाइड करना जरूरी नहीं है करंट प्रीवियस ईयर में, लेकिन अप्लाइड करना पड़ेगा। कई लोग इसको ये समझ जाते हैं कि ठीक है 85% अप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है, वो 85% का जो पार्ट ऑफ द पेमेंट जो एक्सप्लेनेशन में लिखे हुए उसे अप्लाइड ही मत करो। ऐसा नहीं है, उसे अप्लाइड करना पड़ेगा। अप्लाइड तो करना पड़ेगा लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई। 23-24 का पैसा है, 1 लाख रुपए अप्लाइड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम अभी डिडक्शन दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। मेरी बात समझो, एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको उसको अप्लाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके, नाउ सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1 देखेंगे हम लोग। क्या कह रही है, क्या कह रही है, अगर कोई भी रीजन है आपके पास ऐसा था, एक्सप्लेनेशन 1 पार्ट ए के बारे में बता रही हूं, अगर कोई ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आप इस साल अप्लाइड नहीं कर पाए, किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है आपको वो जो इनकम थी वो इस साल मिली ही ना हो, ठीक है। ए पार्ट क्या कहता है कि आपको वो इनकम मिली ही ना हो इस साल, आपको वो इनकम नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगी। तो हमने क्या किया, हमने एओ को लिख के दे दिया एक डिक्लेरेशन, हमने एओ को एक डिक्लेरेशन लिख के दे दिया। कब तक देना है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट कौन से सेक्शन में बताई जाती है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ठीक है। तो हमें एक डिक्लेरेशन लिख के देनी है एओ को कि सर इस साल हम एक्चुअली अप्लाइड नहीं कर पाए इनकम को, क्योंकि इनकम हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। देखिए लिखा हुआ है, फॉर द रीजन दैट होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम हैज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको इनकम जो थी 23-24 की इनकम है, 23-24 में रिसीव नहीं हुई, वो जो इनकम है वो नेक्स्ट ईयर रिसीव हो जाएगी। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले मैं असेसिंग ऑफिसर को लिख के दे दूंगी कि सर ये पर्टिकुलर इनकम मुझे इस साल रिसीव नहीं हुई है, रिसिप्ट ही नहीं हुई, तो मैंने इस साल इसको अप्लाइड नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही ये मुझे मिलेगी मैं इसे अप्लाइड कर दूंगा, जैसे ही ये मुझे मिलेगी मैं इसको अप्लाइड कर दूंगा। देखिए, सच इनकम शैल बी एक्चुअली अप्लाइड इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट और इन द इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो या तो आप उस साल में जब उसे रिसिप्ट होगी या फिर अगले साल में आप उसे अप्लाइड कर देंगे। ऐसा अगर होता है तो हम उसे क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी अप्लाइड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अब आप सोचोगे कि मैम डीम्ड टू बी अप्लाइड बीच में कहां से आ गया। देखिए क्या हुआ, 1 लाख की आपकी रिसिप्ट आनी थी, आपकी रिसिप्ट आनी थी ₹1 लाख की, लेकिन ये रिसिप्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नहीं आई, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिसिप्ट नहीं आई, पैसा नहीं मिला। तो हमने एओ को लिख दिया कि सर अभी हमें ये रिसिप्ट जो है 1 लाख रुपीज की ये नहीं मिली है, लेकिन जब भी ये आएगी हम इसे अप्लाइड कर देंगे। क्लियर, हम इसे अप्लाइड कर देंगे। तो एओ कहता है ठीक है आप इस साल में डिडक्शन ले लो। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख की एग्जम्पशन ले लेंगे। इसे हम क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी अप्लाइड। हमने अप्लाइड किया नहीं है, लेकिन हम अपनी रिटर्न में क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी अप्लाइड, कि हमने अप्लाइड कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर वो इनकम हमें मिल गई, ध्यान रखने वाली बात है, नेक्स्ट ईयर ये इनकम हमें मिल गई फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम बात कर रहे हैं। 24-25 में ये जो 1 लाख रुपीज थे ये एक्चुअल में हमें रिसीव हो गए 1 लाख, ठीक है। और हमने इसको खर्च भी कर दिया, अप्लाइड भी कर दिया, हमने इसे अप्लाइड कर दिया, पैसे को लगा दिया, ठीक है। अब ये पैसा लगा दिया, अब पैसा लगा दिया तो क्या इस साल 24-25 में हम इसे अप्लाइड मानेंगे? तो क्या 24-25 में हम इसे अप्लाइड मानेंगे? यस और नो? नो, 24-25 में हम इसे अप्लाइड नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको तो अप्लाइड हमने पीछे ले लिया ना। एओ को हमने क्या बोला था, नेक्स्ट ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर खर्चा कर देंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पशन लेने दो। 23-24 में हमने क्या बोला था एओ को कि भैया अभी हमें एग्जाम्पशन लेने दो, नेक्स्ट टाइम जब पैसा मिलेगा हम लोग पैसा अप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पैसा अप्लाइड कर दिया। अब यहाँ अप्लाइड करने का दोबारा एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्पशन यहाँ पे आप पीछे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ले चुके हो।
मेरी बात समझ में आ गई? यहां माना जाएगा इसीलिए डीम्ड टू बी अप्लाइड, कि हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन जब खर्चा होगा तब उसका अलग से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो, अब कई बार क्या होता है कि एसएससी को इनकम तो मिल गई लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाया, जब उसे रिसिप्ट हुई तो अप्लाई नहीं कर पाया, तो क्या होगा, उस साल में उसको टैक्स लगा देंगे 30% के रेट से एज पर सेक्शन 115 बीबीआई। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें, पैसा आपको यहाँ पे मिल गया 24-25 में, लेकिन यहाँ पे अगर नोट अप्लाइड आ जाए, तो उसने अप्लाई नहीं किया होगा, तो फ्लैट रेट से 30% के रेट से टैक्स लगाओ अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। पैसा लगा दिया तो ठीक है, ठीक है, अप्लाई कर दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई नहीं कर पाया तो 115 बीबीआई में उसको एग्जम्पशन, सॉरी 115 बीबीआई में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस देखेंगे। अब पहला केस हमारे पास क्या था कि आपको पैसा नहीं मिला, पैसा रिसीव नहीं हुआ, लेकिन सेकंड मेरे पास क्लोज बी क्या कह रहा है, पैसा तो रिसीव हो गया, पैसा आपको रिसीव हो गया, लेकिन फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाए। आपको पैसा रिसीव हो गया, पार्टी ने पैसा दे दिया, डोनेशन आ गया, लेकिन आप फिर भी उसको अप्लाई नहीं कर पाए। तो एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको लास्ट मंथ में कोई बम्पर डोनेशन मिल जाता है, ठीक है, देखो जो डोनेशन है लोग ज्यादातर जनवरी से मार्च में करते हैं। कब करते हैं? जनवरी से मार्च में। तो क्या हुआ, मार्च में एंड मोमेंट पर आपको कोई बम्पर बड़ी डोनेशन मिल गई, किसी ने बहुत ज्यादा अमाउंट एकदम से 50 लाख का अमाउंट आप लोगों को डोनेट कर दिया, तो एकदम से आप 50 लाख का अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे? पॉसिबिलिटी नहीं होती एकदम से अप्लाई करने की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस केस में भी आप एओ को एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि इस वजह से मैं ये सारा पैसा जो है अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। कब तक देनी है डिक्लेरेशन? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने उसको एप्लीकेशन जो है वो दे देनी है, डिक्लेरेशन दे देनी है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में, वो जब भी नेक्स्ट ईयर में आप उसे प्रॉमिस करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में मैं इस पैसे को अप्लाइड कर दूंगा। एक्चुअली अप्लाइड कर देंगे आप उसे नेक्स्ट ईयर के अंदर। और अगर आप नेक्स्ट ईयर में यानी 24-25 में उसको अप्लाइड नहीं कर पाते हैं, सेम आपको 30% के रेट से सेक्शन 115 बीबीआई में आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, दो केस हम लोगों ने देखे एक्सप्लेनेशन 1 के। फर्स्ट केस, अगर आपको पैसा जो है, पैसा नहीं मिला, तो आपने एओ को डिक्लेरेशन दे दी कि जब भी पैसा मिलेगा सर मैं उस पैसे को उस ईयर में या उसे नेक्स्ट ईयर में अप्लाइड कर दूंगा। अगर नेक्स्ट ईयर में या उससे इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में वो अप्लाइड नहीं हुआ तो मैं 30% के रेट से टैक्स दूंगा। अब लिख के देने की जरूरत नहीं है कि मैं 30% के रेट से टैक्स दूंगा, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं अप्लाइड हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखें क्लोज बी। क्लोज बी क्या कहता है, पैसा तो मिल गया लेकिन लास्ट मोमेंट पे पैसा मिला या कोई भी अदर रीजन है आप उस पैसे को उसको अप्लाइड नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग एओ को लिख के दे देंगे कि सर इस रीजन की वजह से मैं इस पैसे को अप्लाइड नहीं कर पाई, नेक्स्ट ईयर में हम इसे अप्लाइड कर देंगे। और नहीं कर पाए आप नेक्स्ट ईयर में, तो ये उस साल की इनकम बन जाएगी। 23-24 का पैसा था, अप्लाइड नहीं कर पाए 24-25 के अंदर, तो 24-25 की इनकम बनेगी। अब ये नहीं है बैक डेट पे जाके आप अपनी आईटीआर जो है उसको चेंज करेंगे, नहीं, बैक डेट में आपकी आईटीआर चेंज नहीं होगी, बैक डेट में आपकी आईटीआर सेम रहेगी। ठीक है, आपने 23-24 का पैसा बोला था कि 24-25 में हम लोग अप्लाइड करेंगे, 24-25 में नहीं कर पाए तो 24-25 की इनकम बन जाएगी वो। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सब कुछ? ओके, नाउ अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन 2 पे। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, अगर कोई भी अमाउंट आप डोनेट कर देते हो किसी अदर ट्रस्ट को, ठीक है, आपके पास पैसा आया, आपने अपना पैसा किसी भी अदर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA 12A बी, 12AA और 12A बी में आपका जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड है, या फिर सेक्शन 1023 सी के अंदर वो रजिस्टर्ड है, तो इसे हम एप्लीकेशन मान लेंगे, इसे हम एप्लीकेशन मान लेंगे। आपने, आपका खुद का एक ट्रस्ट है, आपने किसी दूसरे ट्रस्ट को, आपका खुद का ट्रस्ट है, आपने किसी दूसरे ट्रस्ट को जो है डोनेशन दे दी, ठीक है, और वो जो डोनेशन है वो आपकी क्या मान ली जाएगी, एप्लीकेशन मान ली जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कॉर्पस डोनेशन नहीं होनी चाहिए, ये कॉर्पस डोनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये कॉर्पस डोनेशन है तो इसको हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, अगर ये कॉर्पस डोनेशन है तो इसे हम एप्लीकेशन
नहीं मानेंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लियर? कॉर्पस में आपको एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 3 की। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है? गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि बहुत बहुत हम मेहनत से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको ये चार्ट्स चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैं हर एक चार्ट को, हर एक पीडीएफ नोट्स को वहां पे अपलोड करती हूँ। आपको वहां पे ये नोट्स जो है वो मेरे मिल जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन 3 हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? 40A सबसेक्शन 3, 40A सबसेक्शन 3A, 40A ये तीनों सेक्शंस अप्लाई होंगे ट्रस्ट के केस में। देखो, सेक्शन 40A3 और 3A ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप किसी भी पर्सन को, एक सिंगल पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। एक पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज्यादा कैश पे नहीं करोगे। अगर आपको इससे ज्यादा अमाउंट पे करनी है तो बैंक से या किसी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आप ये पैसा देंगे। 10,000 से ज्यादा कैश एक पर्सन को एक दिन में आपने नहीं देना। ठीक है? सेकंड में बात करूं 40AIA। 40AIA क्या कहता है? किसी भी रेजिडेंट को आपने पैसा दिया, किसी भी रेजिडेंट को आपने पैसा दिया, आपको टीडीएस डिडक्ट करना था। आपको क्या डिडक्ट करना था? टीडीएस डिडक्ट करना था। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आप उसको डिडक्ट नहीं कर पाए, किसी भी रीजन की वजह से आप उसको डिडक्ट नहीं कर पाए, और या फिर डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया। ठीक है? आप या तो उसको डिडक्ट नहीं कर पाए, या फिर आपने क्या किया, डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो क्या होगा? तो आपका जो 30% पैसा है, 30% जो है उसका एक्सपेंडिचर, वो आपको अलाउड नहीं होगा। 30% एक्सपेंडिचर आपको डिसअलाउड कर दिया जाएगा। फिर से मेरी बात सुने, आपको 1 लाख रुपए टीडीएस डिडक्ट करना था। 1 लाख रुपए का आपका एक्सपेंडिचर था, 1 लाख रुपए का आपका एक्सपेंडिचर था। इसके ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट करना था। या तो टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया, या तो टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, या फिर टीडीएस डिडक्ट करना ही भूल गए। तो दोनों ही केसेस में 30% का जो एक्सपेंडिचर है, 30% का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। यानी 30,000 रुपीज, ये जो 30,000 रुपीज है, ये आप अपने पीएनडल में क्लेम नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ये 30,000 आप अपने पीएनडल में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, एक एक चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप टैक्सेशन के साथ, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, किसी भी ट्रस्ट के साथ आप लोग डील कर रहे हैं, तो एक एक चीज आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन 3A से स्टार्ट करूंगी, सेक्शन 11(2) भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।